कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। अब इंसान के पास ऐसा क्या रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि यही एनर्जी हम लोगों को या हमारे ब्रेन को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट नहीं करती है। देखो, यहाँ पे कोई भी टोल गेट नहीं है फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच। कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है यहाँ पे वो सिर्फ पेशेंस, फेथ, परसिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक सिंसियर डिजायर कम्युनिकेट करने की। और तो और ये अप्रोच सिर्फ इंडिविजुअल से खुद से ही लिया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी पेड प्रेयर्स होती है वो सारी वर्थलेस होती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस प्रॉक्सी के साथ बिजनेस नहीं करती है, या तो वो डायरेक्टली बिजनेस करती है और या फिर वो करती ही नहीं है। या तो सीधा बात या फिर नो बकवास। आप प्रेयर बुक्स खरीद सकते हो और उन्हें डेली डेली रिपीट कर सकते हो बिना किसी हेल्प के। जो भी थॉट्स आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को कम्युनिकेट करना चाहते हो उन्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, और ऐसे ही वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन तक जाएंगे। वो मेथड जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से बहुत सिमिलर है उसी मेथड से जिससे वाइब्रेशन ऑफ साउंड जो है रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट होती है। अगर आप रेडियो का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल समझते हो, जो कि आप अच्छे से समझते हो, तो आपको पता है कि साउंड को कभी भी स्पेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है जब तक कि उसको कोई वाइब्रेशन ना मिला हो जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर ले। अगर एक बहुत ही छोटे वाइब्रेशन की साउंड होगी तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं वो ह्यूमन वॉइस की साउंड को पिक करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसको मिलियंस ऑफ यूजर्स के थ्रू, राइट, उसको स्टेप अप करके वाइब्रेट करवाते हैं। इसी वजह से वो जो साउंड का वाइब्रेशन होता है वो स्पेस के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। जैसे ही एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो स्पेस जो है वो एनर्जी ले लेता है, किसकी? वाइब्रेशन ऑफ साउंड्स की। और उसी एनर्जी को पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड कर देता है, और जो रेडियो रिसीविंग स्टेशंस होते हैं वो रिसीविंग सेटअप लगाते हैं ताकि उस एनर्जी को वापस से ओरिजिनल रेट ऑफ वाइब्रेशन में लाके साउंड की तरह रिकग्नाइज कर पाए। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड हमारा इंटरमीडियरी है, जो ट्रांसलेट करता है हमारी प्रेयर्स को उन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के टूवर्ड्स, जो रिकग्नाइज कर सके और इस मैसेज को समझ सके कि कैसे हम लोग हमारा एक डेफिनेट प्लान या आइडिया जो है प्रेयर का उसको अचीव करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ गए तो आप देखोगे कि क्यों सिर्फ इस बुक में से पढ़े गए, आप देखो इस बुक में से पढ़े गए या फिर सिर्फ प्रेयर्स जो हैं वो कभी भी काम नहीं करेंगे इंसान के और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच में। इससे पहले कि आपकी प्रेयर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को हम लोग गॉड बोल देते हैं फॉर द टाइम बिंग, ताकि सिंपल रहे समझने के लिए, right? इससे पहले कि आपकी प्रेयर भगवान तक पहुंचे उसको ट्रांसफॉर्म होना होगा ओरिजिनल थॉट ऑफ वाइब्रेशन से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से। फेथ ही सिर्फ एक ऐसी पावर है या एजेंसी है जो आपके थॉट्स को एक स्पिरिचुअल नेचर दे सकती है। फेथ और फियर ये दोनों कभी साथ साथ में नहीं रह सकते हैं। जहां पे भी एक मिलेगा दूसरा तो मिल ही नहीं सकता है। वाह, नाइस। तो आते हैं हम लोग हमारे चैप्टर 13 पे। चैप्टर का टाइटल है द ब्रेन। यही एक वो ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है थॉट का, और हमारा 12 स्टेप्स भी टुवर्ड्स अवर रिच पर्सनालिटी। आज से 20 साल पहले ऑथर डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर गेट्स इन दोनों के साथ काम कर रहे थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन ब्रेन दोनों ही चीजें हैं, एक रिसीविंग स्टेशन भी और एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी। किसके लिए? वाइब्रेशन ऑफ थॉट के लिए। ये जो स्पेस है ईथर, इसके थ्रू एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल चलता है, ऐसे ही वाइब्रेशंस को पिक करने के लिए केपेबल है जो दूसरों की ब्रेन से निकल रहे हैं। इसी स्टेटमेंट के कनेक्शन के अंदर आप देखोगे कि कैसे क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो कि हम लोगों ने इमेजिनेशन चैप्टर में देखी थी, ये क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीविंग सेट होता है ब्रेन का, जो थॉट्स रिसीव्ड करता है जो भी दूसरों के ब्रेन से निकले हैं। यही वो एजेंसी है कम्युनिकेशन की, जिसके थ्रू किसी का कॉन्शियस माइंड उसके बाकी के जो सोर्सेज हैं उनसे मिल पाता है।
जब भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है एक हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन का, तो माइंड बहुत रिसेप्टिव हो जाता है उन थॉट्स को लेके, और फिर वो जितने भी आउटसाइड सोर्सेज है स्पेस के अंदर, उन सब से वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। ये जो स्टेपिंग अप प्रोसेस है, ये पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस दोनों के थ्रू होता है, लेकिन इमोशंस के थ्रू ही वाइब्रेशन ऑफ थॉट को इंक्रीज किया जा सकता है। जब भी कोई वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई रेट से इंक्रीज हो जाए और कैरी होने लगे स्पेस से किसी एक के ब्रेन से दूसरे के ब्रेन में, तब ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसम्यूटिंग होती है। थॉट एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रैवल करती है एक्सीडिंगली हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन पर। थॉट जिसको कि मॉडिफाई किया जा सकता है, स्टेप अप किया जा सकता है किसी भी मेजर इमोशन से, ये बहुत ज्यादा हायर रेट पे वाइब्रेट करता है कंपेयर टू सिर्फ एक ऑर्डिनरी थॉट। और इसी तरह से आप अगर देखोगे तो इमोशन ऑफ सेक्स भी जो है, ये हमारे ह्यूमन इमोशंस के अंदर सबसे ऊपर है। और जहां तक इसकी इंटेंसिटी और ड्राइविंग फोर्स की बात है, तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ब्रेन जो कि सेक्स के वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होता है, वो उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है जब यही इमोशन मिसिंग हो। लेकिन सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रिजल्ट क्या होता है, ये हमारे रेट ऑफ वाइब्रेशन जो होती हैं थॉट्स की, उसको उस लेवल तक ले जाता है जहाँ पे क्रिएटिव इमेजिनेशन बहुत रिसेप्टिव हो जाती है, और हम लोग स्पेस में से आइडियाज पिक कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जब दिमाग एक बहुत रैपिड रेट पे वाइब्रेट कर रहा हो, तो सिर्फ ये थॉट्स और आइडियाज नहीं अट्रैक्ट करता जो दूसरों के ब्रेन से निकले हैं, लेकिन ये खुद के थॉट्स और फीलिंग्स जो कि बहुत जरूरी हैं वो भी जनरेट करता है, ताकि इंसान का दिमाग जो है वो सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर पाए। तो आप देखोगे कि ये ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल जो है, यही वो फैक्टर है जहां से आप फीलिंग, इमोशन, थॉट्स को मिक्स करके पास करते हो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के टूवर्ड्स। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा सेंडिंग स्टेशन है, यहाँ से सारे सारे थॉट्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है, ये हमारा रिसीविंग सेट है, जहां से सारे वाइब्रेशन ऑफ थॉट जो है वो पिक किए जाते हैं स्पेस में से। अब जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़े थे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और क्रिएटिव इमेजिनेशन के ऊपर, उसमें से आप देखोगे कि सेंडिंग और रिसीविंग करना, ये जो मेंटल ब्रॉडकास्टिंग मशीनरी है, राइट, उसका आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन है ना, ये वही मीडियम है जिससे आप अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को ऑपरेशन में डाल सकते हो। क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने ऑटो सजेशन के चैप्टर में पढ़े थे, आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म किया गया था कि डिजायर को ट्रांसम्यूट किया जा सकता है मॉनिटरी इक्विवेलेंट के अंदर। अगर आप अपने मेंटल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को एक सिर्फ सिंपल प्रोसीजर माने, तो आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ तीन प्रिंसिपल आपको दिमाग में रखने हैं और उन्हें अप्लाई करना है जब भी आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो। पहला, सबकॉन्शियस माइंड। सेकेंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन। एंड थर्ड, ऑटो सजेशन। और वो स्टिमुलाई जिससे आप इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक्शन में लेके आ सकते हो, ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। डिजायर के चैप्टर में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्रिएटिव इमेजिनेशन और ऑटो सजेशन तीनों को अपनी इंटेंस डिजायर बताते हो। अब ऑथर बोल रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बड़ी ताकतें होती है ना, वो सारी इनटैंजिबल है। डिप्रेशन जो है, वो दुनिया के अंदर एक बहुत बॉर्डर लाइन लेके आया, ये समझने के लिए कि जो भी चीजें दिखती नहीं है वो भी कितनी पावरफुल होती है। सदियों से हम लोगों ने सिर्फ हमारी फिजिकल सेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों ने अपना फोकस रखा, एंड फिजिकल सेंसेस के साथ साथ हमारा फिजिकल चीजों को लेके नॉलेज, जैसे कि टच, वेट, मेजरमेंट्स। लेकिन अब हम एक इतने मार्वलस एज के अंदर एंटर कर रहे हैं, एक ऐसी एज जो कि हमें इनटैंजिबल फोर्सेस के बारे में बताएगी। और शायद आज ही हम सीखेंगे कि जो हमारा अदर सेल्फ है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द फिजिकल सेल्फ जो हम मिरर में देखते हैं। कभी कभी इंसान बहुत
हल्के में बोल देता है ऐसी इंटेंजिबल फोर्सेस के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है और महसूस भी नहीं कर पाता है फाइव सेंसेस के थ्रू। लेकिन जब हम लोगों को याद आता है कि ये सारी फोर्सेस कितनी ज्यादा पावरफुल है और इंटेंजिबल है, तब हमें पता चलता है कि हमको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। पूरा मैनकाइंड जो है उसके पास पावर ही नहीं है, या वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इस इंटेंजिबल फोर्स को कंट्रोल कर सके, जो सारे के सारे ओशियंस को हिला देती है। इंसान के पास वो भी कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्रेविटी की इस इंटेंजिबल फोर्स को भी समझ सके, और इसकी वजह से ही अर्थ जो है वो हवा में झूल रहा होता है स्पेस के अंदर, और गिरने से बच जाता है। और तो और इंसान अगर देखा जाए तो वो इन इनटेंजिबल फोर्सेस के सामने एकदम ही सरेंडर कर देता है, और वो हेल्पलेस है ऐसी फोर्सेस के प्रेजेंस के अंदर। आप इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो, थंडरस्टॉर्म देख सकते हो, उसे पता भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहाँ से आती है, उसका पर्पस क्या है। सिर्फ उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज होती है और उसको यूज किया जा सकता है। और इससे एकदम भी मतलब नहीं है कि इंसान की जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस है इन चीजों को लेके, अनसीन या इंटेंजिबल चीजों को लेके, वो जस्टिफाई की जा सकती है। नहीं, वो समझता ही नहीं है इंटेंजिबल फोर्स को, जो इस अर्थ या इस मिट्टी के अंदर सराउंड कर रही है। वो फोर्स जो उसको सारी खाने की चीजें देती है, सारे कपड़े देती है, सारे डॉलर देती है जो भी वो कैरी करते हैं, और सब कुछ उसी फोर्स से आता है। और अब हम देखने वाले हैं ब्रेन की एक ड्रामेटिक स्टोरी। ला, लास्ट में आप देखोगे कि हमारी जितनी भी कल्चरल और एजुकेशन हुई है, वो इस इनटैंजिबल फोर्स के बारे में बहुत कम समझती है। कौन सी फोर्स? थॉट की फोर्स। वो जानते हैं लेकिन बहुत कम काम करते हैं फिजिकल ब्रेन के साथ। राइट। उनका वास्ट नेटवर्क जो होता है, उन्हें बहुत कम पता होता है फिजिकल ब्रेन के बारे में और उसके इतने बड़े नेटवर्क के बारे में, जिससे कि थॉट पूरे मैनेज होते हैं और मटेरियल चीजें बनते हैं। लेकिन अब वो एक ऐसी एज में एंटर कर रहा है जहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर एनलाइटनमेंट मिलेगी, हमें और ज्यादा जानने मिलेगा। ऑलरेडी इंसान ने साइंस के थ्रू ये देखने लग गया है कि कैसे हमारा ब्रेन जो है वो कमाल की चीजें कर सकता है। और भले ही हम लोग हमारी इस डिस्कवरी के अंदर बहुत स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतना इनफ नॉलेज गैदर कर लिया है ये जानने के लिए कि ह्यूमन ब्रेन का जो सेंट्रल स्विच बोर्ड है, जहाँ पे सारी लाइंस इंटरकनेक्ट करती है, वो 15 मिलियन साइफर्स कोड से बना हुआ है। और ये फिगर इतना बड़ा है, राइट, ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर जडसन ने कहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स जो है 100 मिलियन लाइट ईयर्स आगे, वो भी इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 10 to 14 ट्रिलियन नर्व सेल्स हैं ह्यूमन ब्रेन कॉर्टेक्स के अंदर, और हम जानते हैं कि इन्हें अरेंज किया गया है पैटर्न्स के अंदर। ये अरेंजमेंट जो है ये ऐसे ही अब्बा डब्बा जब्बा नहीं है, ये बहुत ऑर्डरली है। रिसेंटली डेवलप किए गए मेथड से पता चला है कि हमारे दिमाग से जो भी करंट निकलते हैं, वो पर्टिकुलर लोकेटेड सेल्स जो होते हैं वहीं से ही निकलते हैं, और इन करंट्स को एम्पलीफाई, मतलब और बढ़ाया जाता है रेडियो ट्यूब से, जिसका डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है। ये सोचना ही इम्पॉसिबल है कि कैसे एक छोटी सी मशीनरी इतना बड़ा काम कर सकती है, और इतनी सारी चीजें कर सकती है, वो भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर रह के। देखो, ये एकदम भी सेम उस सिस्टम की तरह नहीं है। सॉरी, देखो एकदम भी ऐसा नहीं है कि यही सिस्टम जो बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स को कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, यही हम लोगों को इंटैंजिबल फोर्सेस से भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करे। जब ये बुक लिख दी गई थी, इससे पहले कि मेन्यूस्क्रिप्ट पब्लिशर के पास जाती, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक एडिटोरियल आया था जो बता रहा था कि एक ग्रेट यूनिवर्सिटी
और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, दोनों मेंटल फिनोमेना के जो फील्ड के अंदर हैं, वो लोग एक ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जहां पे कंक्लूजन जो है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है इस बुक के प्रिंसिपल्स के साथ। एडिटर ने ब्रीफली एनालाइज किया जो डॉक्टर राइन ने वर्क किया था, और उन्होंने पूछा टेलीपैथी क्या है। एक महीने पहले ऑथर ने इसी पेज के ऊपर रिमार्केबल रिजल्ट्स दिखे थे। प्रोफेसर राइन और ड्यूक यूनिवर्सिटी में उनके जो एसोसिएट्स थे वो सब लोग काम कर रहे थे डिटरमाइन करने के लिए कि टेलीपैथी और क्लारोवॉइंस होते हैं या नहीं। उन लोगों ने 100,000 टेस्ट किए, 100,000, 1 लाख से भी ऊपर। और इन रिजल्ट्स को जब समराइज किया गया पहले 2 आर्टिकल्स के अंदर हार्पर मैगजीन के अंदर, तो आप देखोगे कि E.H. राइट जिन्होंने अटेम्प्ट की थी समराइज करने की, जो भी उन्होंने सीखा, उन्होंने बोला कि यार ये मैं समराइज कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो चीजें मैं इतने छोटे से मैं लिख ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा बड़ी है। और इसके लिए एक्स्ट्रा सेंसरी मोड ऑफ परसेप्शन जो चाहिए वो भी बहुत जरूरी है कि आप ये चीज समझ पाए। अब टेलीपैथी और क्लारोवॉइंस, क्लारोवॉइंस का मतलब होता है जो सब कुछ जानते हैं, आगे क्या होने वाला है। ये एक ऐसी साइंटिफिक नॉन, इनके एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है ये आज तो में ऐसी दिखती है जैसे कि साइंटिस्ट को लगता है कहानी है। लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पूछने के बाद और टेस्ट करने के बाद पता चला कि नहीं, ये सब कहानी नहीं है। बिना देखे भी लोग एक कार्ड के अंदर, एक स्पेशल पैक ऑफ कार्ड के अंदर बता सकते हैं कि कार्ड कौन से कलर के हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को डिस्कवर किया गया जो रेगुलरली बता सकते हैं कि कार्ड के ऊपर कौन सा कलर है, और वो भी एकदम करेक्टली। और ये उनके साथ लाखों लाखों बार किया गया, सिर्फ 1-2 बार एक्सीडेंट से नहीं। लेकिन उन्होंने ये सब किया कैसे? ये जो पावर्स हैं, अज्यूम करते हुए कि ये सब एग्जिस्ट करती हैं, ये सेंसरी लगती नहीं है। इंसान के पास कोई भी ऐसा ऑर्गन ही नहीं है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो हजारों मील, हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर भी किए गए, और फिर भी रिजल्ट्स जो है वो सेम ही थे। मिस्टर राइट के ओपिनियन में जितने भी अटेम्प्ट लिए गए टेलीपैथी और क्लैरवॉयंस को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल थियरी ऑफ रेडिएशन से, राइट, वो सारे के सारे काइंड ऑफ वेस्ट गए, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन टेलीपैथी और क्लैरवॉयंस ये कम नहीं होते हैं। वो डिस्टेंस बढ़ने के ऊपर भी उनकी पावर जो है वो कम ही नहीं हो रही थी। और हमारा तो यही मानना है, राइट, वाइड स्प्रेड ओपिनियन तो यही है कि जब भी हम, ओके, राइट, यहाँ पे लोग सोचते हैं हिप्नोसिस बेस्ट हो पाता है जब पार्टिसिपेंट सो रहा हो या आधी नींद में हो। लेकिन सच की बात तो ये है कि जब भी कोई सबसे ज्यादा अवेक और अलर्ट हो तब ये प्रोसेस सबसे अच्छे से होता है। प्रोफेसर राइने ने डिस्कवर किया कि जो भी एक नार्कोटिक होता है, राइट, एक नार्कोटिक अपना पार्टिसिपेंट स्कोर कम कर लेता है, और वहीं पे ये एक स्टिमुलेंट जो है वो उसको और ऊपर पहुंचा देता है। सबसे ज्यादा रिलायबल परफॉर्मर अगर आप देख सकते हो तो वो अच्छा स्कोर नहीं बना सकता जब तक वो अपनी बेस्ट करने की ट्राई ना करे। एक कंक्लूजन जो वाइट ड्रॉ करते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो ये है कि टेलीपैथी और क्लैरवॉयंस दोनों एक ही गिफ्ट है और सेम ही गिफ्ट है। इसका मतलब कि हमारी वो फैकल्टी या वो सुविधा जिससे हम लोग एक कार्ड जो कि उल्टा रखा हुआ है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं, यही वो फैकल्टी है जिससे हम किसी के थॉट को भी पढ़ लेते हैं जो दूसरों के दिमाग में हो। ऐसा बिलीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं। अभी तक एग्जाम्पल के लिए जो 2 गिफ्ट फाइंड किए गए थे, अभी तक एग्जाम्पल के लिए ये जो 2 गिफ्ट हैं ये हर एक इंसान के पास मिल जाएंगे। हर एक इंसान जो है उसके पास ये दोनों गिफ्ट हैं। कौन से दोनों गिफ्ट? क्लैरवॉयंस एंड टेलीपैथी। और हर एक जने के पास
इक्वल स्टैमिना है कि वो इस गिफ्ट को अच्छे से यूज कर पाए। स्क्रीन्स, वॉल्स, डिस्टेंसेस, इन सब का इन चीजों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। राइट तो एडवांस कर जाते हैं इस कंक्लूजन से जब वो एक्सप्रेस करते हैं कि सिर्फ एक हंच जो है, राइट, वही हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंसेस का सोर्स है। जितने भी हम लोगों को सपने आते हैं या जितने भी हम लोगों को आभास हो जाता है कि यार मुझे फील हो गया, नहीं, ये सारे उसी फैकल्टी के थ्रू आते हैं। रीडर को एकदम भी नहीं बोला जा रहा है कि ये चीजें इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर ले जब तक कि वो खुद कंक्लूजन फाइंड ना करे, ऐसे जरूरी कंक्लूजन जो कि उसके इस चीज को विश्वास में बदल दे। नहीं? लेकिन रीडर को ये तो मानना होगा कि डॉक्टर राइने ने जो इतने भी एविडेंस दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं, वो सारे भी सच हैं। और डॉक्टर राइने की इस अनाउंसमेंट के कनेक्शन के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि माइंड जो है वो एक्स्ट्रा सेंसरी मोड्स ऑफ परसेप्शन के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। ऑथर को ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि जब भी माइंड को आइडियल कंडीशंस दी जाए और उसको स्टिमुलेट किया जाए तो वो सिक्स सेंस को भी अच्छे से यूज कर सकता है। और इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जितनी भी कंडीशंस जिसको ऑथर बोलते हैं कि एक क्लोज वर्किंग अलायंस खुद के और लोगों के बीच में जरूरी है, राइट, वो सारी कंडीशंस हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको लोगों के साथ काम करना है तो आपको ये कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिस से पता चला है कि कैसे हम खुद के और लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे इनविजिबल काउंसलर्स का प्रिंसिपल अप्लाई करके, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। और इस प्रोसेस से हम लोग तीनों दिमाग को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीन दिमाग किसके? एक मेरा, एक सामने वाले का और एक हमारा कंबाइंड। और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ जाते हैं और अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को लिख देते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, और फिर उसको डिस्कस करने लगते हैं। जितने भी लोग को जो भी थॉट आ रहा है वो सब कंट्रीब्यूट करें। देखो इस मेथड की सबसे स्ट्रेंज चीज ये होगी कि हर एक पार्टिसिपेंट, राइट, जो भी अननोन सोर्सेज ऑफ नॉलेज के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, राइट, वो अपने एक्सपीरियंस के बाहर की फोर्सेस के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है। रुको, ईच काउंटर वट एवर थॉट्स दैट मे अकर। Strange thing about this method of mind stimulation is that it places each pair in communication with unknown sources and definitely outside is। अच्छा, ओके, वापस से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पढ़ना गलत हो गया। देखो ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हम सब लोग एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम के नेचर को लिखते हैं और फिर डिस्कस करने लगते हैं। जिन भी लोगों को जो भी थॉट्स दिमाग में आए वो बोलते जाएं। आप देखोगे इस माइंड स्टिमुलेशन मेथड की सबसे अजीब बात यह है कि ये हर एक पार्टिसिपेंट को उन अननोन सोर्सेज ऑफ नॉलेज से मिलवाता है जिसके वो इन्फ्लुएंस में है बट उसे भी पता नहीं है। अगर आप ये प्रिंसिपल समझ गए जो इस बुक के अंदर बताया हुआ है तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये जो राउंड टेबल प्रोसीजर हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मास्टर माइंड का। माइंड स्टिमुलेशन के इस मेथड से हार्मोनियस डिस्कशंस हो सकते हैं अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर, तीन और तीन से ज्यादा लोगों के ऊपर, और वो भी किससे? सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल यूज ऑफ मास्टर माइंड से। जैसे ही आप अडाप्ट करते हो और फॉलो करते हो कोई भी एक ऐसा प्लान इस फिलॉसफी का जो आपके ध्यान में आया, तब आप एंड्रयू कार्नीज के फॉर्मूला को भी थोड़ा सा अप्लाई कर देते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये सब बकवास है, राइट, तो आप लोग वापस से इस पेज को पढ़ना जब आप लोगों ने ये पूरी बुक खत्म कर दी हो। ये लंबी गहरी सांस।
I am rich. 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 अच्छे से वो इमोशन फील करो, उस इमोशन को मिक्स करो, वो सारे मेमोरीज याद करो जब आपको लगा आपके पास बहुत पैसा है। वाह। वाह। बहुत। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्णा।